यहां पर आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीकॉम 5th सेमेस्टर बिजनेस फाइनेंस वाली बुक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मौजूद है। चैप्टर 7 इस बुक में है, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये आपकी बुक में कोई सा और भी चैप्टर हो सकता है, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर से मतलब है। बुक हो सकता है किसी भी राइटर की हो सकती हो, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि एनईपी के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बीकॉम प्राइवेट फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट और एमकॉम के फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों के लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भाई जिनको और अपने सिलेबस में दिखाई पड़ता हो वो लोग भी इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे कि बीच में भाई कोई भी कट न लगे और कंटिन्यू मैं कोशिश करूंगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 4 सिस्टम में क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहला तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी डिवेंचर या लोन के बारे में होता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर के बारे में होता है, तीसरा इक्विटी शेयर के बारे में होता है, चौथा रिटेन अर्निंग के बारे में होता है और पांचवा वेटेड एवरेज कैपिटल के बारे में होता है। इन्हीं 5 पॉइंट्स को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में ये 5 पॉइंट आपका क्लियर हो जाए ऐसी मैं कोशिश करूँगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाया तो भाई एक वीडियो और भी हमें बना के आपको देनी ही पड़ेगी। तो क्योंकि क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और ये एग्जाम्पल किस प्रकार से सोल्व हुए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पर ही सवाल होते हैं और एग्जाम्पल मोस्टली बच्चों की समझ में एग्जाम्पल ही नहीं आता, बेशक वो सोल्व हुआ आया हो। तो चलिए समय नहीं वेस्ट करेंगे, तुरंत इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की ओर पहुंचते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ये बात ध्यान रखेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट या डिबेंचर, उसमें लोन या डिबेंचर हो सकता है। इसमें एक तो बिफोर टैक्स की कॉस्ट और एक आफ्टर टैक्स की कॉस्ट की कैलकुलेशन होगी, यानी बिफोर टैक्स कॉस्ट डिबेंचर में ही होता है पहले नंबर पर और सेकेंड पार्ट उसका है आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो जो डिबेंचर होता है जिसे हम डेब्ट बोलते हैं, ये डेब्ट यानी डिबेंचर या लोन के बारे में ही कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर सीडी बिफोर टैक्स से शुरुआत होती है, इसका फार्मूला है सीडी यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स, इसका फार्मूला है I/NP इंटू 100। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, यानी डिबेंचर इशू करके हम कितना रुपया प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने मोनिका लिमिटेड नाम की कंपनी है, 10,000 14% वाले डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर है जो कि डिस्काउंट ऑफ 5% पर है। डिबेंचर जो है इरेडीमेबल है, यानी इनका पैसा किसी भी समय वापस नहीं जाएगा। कॉस्ट ऑफ इशू यानी डिबेंचरों को इशू करके 2% का खर्चा आएगा और रेट ऑफ टैक्स जो है वो 50% का है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स, ये हमें कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन के मुताबिक सीडी बिफोर टैक्स कॉस्ट जो होती है वो इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100 है। यहाँ पर देखेंगे 10,000 डिबेंचर है और 100 रुपये के हिसाब से अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 लाख रुपया आ जाएगा और इस 10 लाख रुपए का 14% इस पर कूपन रेट लगा हुआ है, यानी 14% का ब्याज मिलेगा डिबेंचर होल्डरों को। तो कंपनी 10 लाख का 14% 14 मतलब 1,40,000 रुपये का ब्याज चुकाएगी। और जो एनपी जिसे बोलते हैं नेट प्रोसीड, उसका मतलब है डिबेंचर इशू करके पैसा कितना प्राप्त होगा। 10,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए होते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर इशू होंगे तो 5% कट जाएगा पैसा डिस्काउंट के नाम पर। तो 10 लाख रुपए में से 10 लाख का 5% यानी 50,000 तो ये खत्म हो गया। आगे कहता है कॉस्ट ऑफ इशू भी 2% है, यानी खर्चा बर्चा जो डिबेंचर इशू करने का होता है वो भी 2% लगाया गया है। तो 10 लाख का ही 2% और काट देंगे 20,000 रुपया।
तो यानी 10 लाख में से 50 और 20 70,000 रुपये निकल जाएंगे, तो 9,30,000 का नेट प्रोसीड यानी एनपी आएगा। तो 1,40,000 हमारा ब्याज हो गया और 9,30,000 का एनपी नेट प्रोसीड हो गया इंटू 100। तो डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो बिफोर टैक्स की 15.05% आएगी। इसके बाद हम इसका बिफोर के बाद आफ्टर भी निकालते हैं। तो आफ्टर का फार्मूला होता है बिफोर टैक्स कॉस्ट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टैक्स रेट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर शुरू करेंगे जब इसकी शुरुआत में, तो बिफोर टैक्स कॉस्ट है ये 15.05, इसको लिखेंगे बाहर 1 माइनस, अगर 50% टैक्स रेट है तो 0.50 लिख देंगे, अगर 40% है तो 0.40 लिख देंगे। तो एक में से 0.50 घटाएंगे तो 0.50 ही बचेगा। उसकी मल्टीप्लाइकेशन 15.05 से कर देंगे तो 7.525% आएगा। इस प्रकार से बिफोर टैक्स कॉस्ट और आफ्टर टैक्स कॉस्ट का हमें पता चल गया। एक तो ये रहा और एक ये रहा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर समझ लिया है। एक अल्टरनेटिवली फार्मूला और भी बता रखा है, तो आप इस पर ध्यान मत दो, बस आपको इन दोनों मेथड को ध्यान रखना होगा। इस वाले डिबेंचर की खास बात यह है कि ये डिबेंचर कंपनी वापस नहीं करेगी। इन पैसों को, मतलब जो डिबेंचर के रूप में पैसा कंपनी ने कर्ज के तौर पर लिया है डिबेंचर इशू करके, वह पैसा कंपनी वापस नहीं करेगी। लेकिन अब हम आपको एक सवाल और बताएंगे जिसमें डिबेंचरों को इशू करने का एक टाइम दिया होगा, यानी एक पीरियड दिया होगा। ये जो डिबेंचर है विदाउट पीरियड है, अब आपको समझना है विद पीरियड वाले डिबेंचरों को। अच्छा, इसमें आपको नेट प्रोसीड वाली कहानी और समझ लेनी चाहिए। जब कभी भी डिबेंचर इशू किया जाएगा तो उसका जो ब्याज होगा वो जितना % लगा होगा उसकी मल्टीप्लाइकेशन डिबेंचर की वैल्यू फेस वैल्यू से यानी रेट से करके पूरे अमाउंट का उतना % काट लेंगे, ब्याज आएगा। लेकिन जो नेट प्रोसीड होता है उसमें कॉस्ट ऑफ इशू तो घटाना ही है, ये वाला 2%। अगर डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू है तो डिस्काउंट वाला और माइनस होगा। अगर प्रीमियम पर इशू होगा तो प्रीमियम वाला जुड़ जाएगा। जहां पर हमने ये 5% डिस्काउंट वाले माइनस किए हैं, वहीं पर आपको 10 लाख का 5% या 10% जितना भी प्रीमियम होगा उतना इसमें जोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ इशू माइनस ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि जितना % कॉस्ट ऑफ इशू है वो हमेशा 10 लाख पर, यानी इसकी फेस वैल्यू पे ही जो भी % काटेंगे हमेशा इसी पर ही कटेगा। अब देखते हैं पीरियड वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है एक कंपनी ने 10,000 10 ईयर्स, यानी इसका डिबेंचर का पैसा 10 साल के बाद वापस जाएगा। 8% इसका कूपन रेट लगा है तो 8% ब्याज कटेगा। 100 रुपये का एक डिबेंचर है तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपया आएगा। 4% डिस्काउंट है, यानी डिस्काउंट 4% घट जाएगा। अंडर द टर्म ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स एट 5% प्रीमियम। जब डिबेंचरों का पैसा वापस करेंगे तो इसकी जो फेस वैल्यू है 10 लाख रुपये, उस फेस वैल्यू का 5% प्रीमियम पर वापस करेंगे। अगर पीरियड के बाद अगर यहाँ प्रीमियम लगा है तो ये प्रीमियम मेच्योरिटी वैल्यू में जुड़ेगा। मेच्योरिटी वैल्यू वह वैल्यू होती है जितना पैसा हम कंपनी वापस करेगी, यानी कि हम का मतलब है हम अपनी कंपनी की तरफ से ही सारी जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल, ये सब जो भी कंपनी का बनाते हैं अपने किसी भी सवाल में, तो हम अपने आप को कंपनी का ही अकाउंटेंट मान के सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कंपनी की तरफ से ही एक प्रकार से अकाउंट मैनेजिंग यानी फाइनेंस अकाउंटेंट समझ करके ही एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर कंपनी जो है 10,000 डिबेंचर 10 साल वाले 100 रुपये का है तो 10 लाख रुपए का होता है, उसको 4% डिस्काउंट पर इशू करेगी, यानी कि 10 लाख का 4% 40,000 रुपये ये कम हो जाएंगे। तो जो नेट प्रोसीड आएगा 10 लाख का 4% 40,000 माइनस होगा। कॉस्ट ऑफ इशू 2% है, 10 लाख का 2% 20,000 ये भी कम हो जाएगा, तो 9,40,000 रुपया नेट प्रोसीड होगा। इसमें मेच्योरिटी वैल्यू का भी पैसा आता है, मेच्योरिटी वैल्यू फार्मूले में रखा जाएगा। तो मेच्योरिटी वैल्यू है क्या? जो पैसा कंपनी 10 साल के बाद वापस करेगी, जितना रुपया, चाहे वो एट पर यानी कि 10 लाख रुपया ही वापस करे या प्रीमियम पे करे या डिस्काउंट पे करे, उसी को ही मेच्योरिटी वैल्यू कहते हैं।
अब कंपनी ने यहाँ कहा कि 10%, यहाँ पर 5% है, 10 साल के बाद प्रीमियम पर वापिस होगा। तो कंपनी कहती है कि दीज डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स एट 5% प्रीमियम, यानी इन डिवेंचरों का पैसा 5% प्रीमियम पर 10 साल के बाद वापिस होगा। तो जो इसका मेच्योरिटी पीरियड है वो तो 10 साल का है, लेकिन जो पैसा वापिस किया जाएगा मेच्योरिटी वैल्यू वो 10 लाख तो करना ही करना है फेस वैल्यू को, प्लस उसमें 5% 50,000 रुपये यानी कि और जोड़ देंगे तो 10,50,000 रुपया हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 10 लाख में 50,000 जोड़ के 10,50,000 दिखाया गया है। अब हम इसका फार्मूला जब पुट करेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे, 10 लाख का यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई, मतलब जो 10 लाख रुपया आएगा उसको हम 8% काटेंगे तो उसका ब्याज आएगा। तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी 10 लाख रुपया डिवेंचर की वैल्यू आएगी और उसका 8% ब्याज होगा। तो यानी कि जो हमारा आई होगा, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, वह इंटरेस्ट 10 लाख का 8% होगा तो 80,000 रुपये आएगा। इसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स यानी CD बिफोर टैक्स होता है आई यानी इंटरेस्ट प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद पैसा वापस जाएगा। ये पार्ट आपको पूरा सोल्व कर लेना है। उसके बाद अपॉन MB प्लस NP अपॉन 2 यानी मेच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। ये पूरा कहानी सोल्व हो जाएगी, तब 100 से लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ब्याज ये रहा 80,000 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू हमने निकाल ही लिया है 10,50,000 रुपये माइनस 9,40,000 हमारा नेट प्रोसीड है, उसको हमने यहीं पर आपको दिखा दिया था। अब यहाँ पर इनको अपॉन 10 साल मतलब 10 ईयर्स का हमारा ये जो है मेच्योरिटी पीरियड है, अपॉन में यही दोनों यहाँ ऊपर माइनस होंगे नीचे प्लस होंगे, अपॉन 2 कर दिया जाएगा। 2 तो फार्मूले में ही है, बाहर इंटू 100 होगा। तो पहले आपको इतना सोल्व करना है, 10,50,000 में से 9,40,000 घटाएंगे तो कितना रुपया प्राप्त होगा, 1,10,000। उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 11,000 आएगा। तो 80,000 में 11,000 जुड़ जाएगा और इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 9,95,000। इन दोनों को जोड़ के 100 से मल्टीप्लाई करके 9,95,000 से डिवाइड करके जो आएगा वो हमारा परसेंटेज होगा, CD यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स का आंसर। अब आफ्टर टैक्स में भी थोड़ा सा इसमें उसके वाले मतलब कि जो बिफोर और आफ्टर पुराना वाला था जिसमें पीरियड नहीं थे, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है कि वो जो 1 माइनस टैक्स रेट है वो यहीं लग जाएगा, बाहर इंटरेस्ट रख देंगे 1 माइनस टैक्स रेट प्लस बाकी ये प्रोग्राम जो है इतना कितना यही रहेगा, MB माइनस NP अपॉन N अपॉन में MB प्लस NP अपॉन 2 बाहर इंटू 100। बाकी देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अब इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ब्याज लिखेंगे तो इसमें यहीं पर टैक्सेशन का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ 40,000 का टैक्स आएगा, मतलब टैक्स के बाद ब्याज की रकम आएगी। 40,000 को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से इसको घटा के इसे डिवाइड करेंगे, 11,000 40,000 में जुड़ जाएगा तो 51,000 हो जाएगा। और इन दोनों टोटल 2 से डिवाइड करेंगे तो 9,95,000 आएगा। उसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.126% आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपने डिवेंचर का दाम निकाला है कॉस्ट, वो पीरियड वाला सोल्व किया है। अब चलते हैं प्रेफरेंस शेयर वाले पॉइंट पर, देखते हैं प्रेफरेंस शेयर की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे। प्रेफरेंस शेयर की प्रॉब्लम आपके पास यहाँ मौजूद है और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है। एक कंपनी है 1,000 10% वाले प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का एक शेयर है। इसका कॉस्ट ऑफ इशू 2 रुपया पर शेयर है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ दीज शेयर्स आर इशूड। इन्होंने 3 कंडीशन भर दी इसमें। अगर डिवेंचर एट पर इशू हो, 5% प्रीमियम पर हो, 2% डिस्काउंट पर हो। आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स इन द अबव सिचुएशन इफ कारपोरेट डिविडेंड टैक्स इज 10%। इसमें कारपोरेट डिविडेंड टैक्स का भी जो है पॉइंट मेंशन कर दिया गया है, जो कि बहुत कम यूज होता है, फिर भी इसमें सॉल्व करके आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इसका फार्मूला क्या है।
अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को जो हम ब्याज मतलब डिविडेंड देते हैं वह हम टैक्स के बाद देते हैं, तो इसकी जो परसेंटेज निकल के आएगी इसके कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स का रूल लगाया जाएगा। आफ्टर टैक्स यानी टैक्स के बाद। इसका फार्मूला है PD अपॉन NP इंटू 100 इक्वल टू, अब आगे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 100 रुपये का एक शेयर बैठ रहा है, 100 की मल्टीप्लाइकेशन 10% कूपन रेट लगा है, तो 100 का 10% काटेंगे 10 रुपया आएगा। NP 2% यहाँ पर होगा, डिस्काउंट दिया हुआ है, थर्ड केस में 5% प्रीमियम है, और यहाँ पर एट पर पहले केस में इशू है, तो हम कर रहे हैं पहला केस फर्स्ट नंबर। इसमें जो NP होगा वह NP हमारे लिए 100 रुपया तो है ही है, लेकिन 2 रुपया पर शेयर हर केस में कॉस्ट ऑफ इशू लगा हुआ है, तो 100 रुपये में से 2 रुपया माइनस करेंगे तो 98 रुपया आएगा। यहाँ पर 10 इंटू 100 अपॉन 98, तो 10.2% आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स जाने के लिए आफ्टर टैक्स की जो कॉस्ट है उसी को 1 माइनस टैक्स रेट से यानी इससे डिवाइड कर देंगे। इसको यहाँ के बजाय आप सीधा यहीं रख दो, यहीं लिख दो आफ्टर टैक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ आएगी, 1 माइनस टैक्स रेट इसमें 50% चल रहा है। अगर सवाल में कुछ भी टैक्स के बारे में न लिखा हो तो आपको 50% आंख बंद करके लगा देना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं मेंशन तो किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 50% यहाँ पर लगा दिया गया है। तो 50% आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स की सिचुएशन में जो आफ्टर टैक्स की कॉस्ट है 10.20% और बिफोर टैक्स की सिचुएशन में 20.40% आ गया है। अब पहुँचते हैं हम इसका दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पर प्रीमियम लगा हुआ है, यानी जो NP हमारा यहाँ पर आ रहा था 98 रुपये, वो तो 2 रुपया आपको घटाना ही घटाना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ इशू है। तो 100 रुपये में से 2 रुपये घटाएंगे तो 98 आएगा, लेकिन 5 रुपया जोड़ना भी है तो 103 रुपया हो जाएगा। तो इसका NP जब निकालेंगे तो 103 बैठेगा, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 103 ही आया है। CP आफ्टर टैक्स का फार्मूला है 10 यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 103 इंटू 100 इक्वल टू 9.71%। इसके बाद बिफोर टैक्स की कॉस्ट के लिए इसी का बिल्कुल दुगुना हो जाएगा, तो 9.71 को 1 माइनस टैक्स यहाँ काट करके 50% माइनस कर देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, अगर 50% है तो यहाँ पर 0.50, 40 है तो 0.40, 30 है तो 0.30 लगाएंगे, तो ये 19.42% आ जाएगा। अब एक बात आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, शायद नहीं दिया होगा, हमने 10,000 की मल्टीप्लाई 100 में करके 1 लाख रुपया आता है, हमने 1 लाख रुपए को मेंशन ना करके हमने सिर्फ 100 रुपये को ही बेस मान करके सोल्व कर दिया। तो आप चाहे तो 1 लाख को बेस मान के सोल्व कर सकते हैं, यानी नेट प्रोसीड 1000 इंटू 100 1 लाख होगा, और 2% यानी 2000 कट जाएगा तो 98,000 होगा, और एट पर हमारा NP 98,000 होगा, यहाँ पर 98,000 होगा, और 1 लाख का 10% प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 होगा, यानी 10,000 अपॉन 98,000 इंटू 100 तब भी वही आंसर आएगा, और 100 को बेस मान लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स की सिचुएशन को देख लिया। इसमें थर्ड नंबर पे डिस्काउंट है 2%, जो NP हमारा एट पर आता है 98 रुपया, उसमें से 2 रुपया और घटा देंगे तो 96 रुपया आ जाएगा, यानी 98 में 2 रुपया और घटेगा 96 आएगा। तो CP आफ्टर टैक्स में 10/96 इंटू 100 10.42%, और बिफोर के लिए वही अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो सीधा दुगुना हो जाएगा। अब हम कारपोरेट डिविडेंड टैक्स वाली पॉइंट को हैंडल कर लेते हैं। कारपोरेट डिविडेंड टैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे, अपॉन में NP तो हम करते ही हैं इंटू 100, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 1 प्लस D1 यानी जो हमारे पास दिया हुआ है डिविडेंड वही यहाँ पे लगा देंगे, जितना % कारपोरेट डिविडेंड टैक्स है ये DT लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 10 है, इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10% मतलब 0.10, 20% मतलब 0.20। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10% है 0.1 लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
10 से मल्टीपल मतलब इन दोनों को जोड़ के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू है 11 रुपये आ जाएगी। 11 अपॉन गला ही बैठ गया। 11 को हम 98 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.22% आ जाएगा। ये जो कॉस्ट ऑफ इशू है 2 रुपया वो तो हर एक केस में घट रहा है। इसके बाद जो सेकेंड वाला कंडीशन है उसमें नेट प्रोसीड करते समय कैलकुलेशन 5% प्रीमियम है, ये वाला इसमें प्रीमियम है और इसमें डिस्काउंट है तो इसको हम मान लेंगे 103। वही सिचुएशन करेंगे। ये जो आपको देख रहे हैं मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिविडेंड वाली पॉइंट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% कारपोरेट डिविडेंड टैक्स है तो 10 रुपये का 10% काट लो, 1 रुपया आएगा उसे 10 रुपये में जोड़ लो तब भी वही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट वाले में डिस्काउंट है तो 98 रुपया जो आया है उसमें 2 रुपये डिस्काउंट कट जाएगा। बाकी डिविडेंड ऊपर 11 रुपये ही आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करके तो 11.46% आएगा। यहाँ पर आपने डिवेंचर वाले पीरियड विदाउट पीरियड, प्रेफरेंस शेयर वाले पीरियड और विदाउट पीरियड दोनों समझ लिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 21-22 मिनट की हो गई तो मेरा हिसाब है कि जो है इसमें ज़्यादा टाइम ना हो, आप भी बोर हो जाएंगे तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगली वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटेन अर्निंग और वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, स्किप मत करिए। कुछ बच्चे कूद करके आगे देखते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। लास्ट तक देखिए, इसका एक एक पॉइंट क्लियर करिए। इसके बाद आप खुद सवाल बनाइए अपने दिमाग से, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितना सीखा है। तो अगली वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इसको तो आपको देखना ही है क्योंकि आगे को समझने के लिए पीछे का जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पर वीडियो ब्रेक करते हैं, रोक देते हैं और अगली वीडियो में फिर आगे के पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो शेयर भी आपको करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।